इक्वेशंस ऑफ मोशन का रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन करा है ऑनलाइन वाले बच्चे, उनको बता रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन का रिवीजन करवा रहा हूँ आज। तो हेडिंग डालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की ना 3 इक्वेशन होती हैं, 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन पर देखिए न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, लेकिन मोस्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि इन इक्वेशंस को आप डिराइव करके बताइए। तो इनका मैथमेटिकल मेथड देखेंगे। 1 मिनट वेट करिए बेटा, 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ। इसमें जो चैप्टर मोशन, चैप्टर 1 कर चुके हैं, लेकिन आज इक्वेशन ऑफ मोशन का रिवीजन कर रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज सभी को आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें ना जब मेरे को इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या स्टार्टिंग करूंगा, याद रखिएगा सभी बच्चे कि हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का बेसिक जो डेफिनेशन है वो है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसमें अब आप बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन इसमें लिखेंगे वी नो दैट acceleration, we know that acceleration is defined as a is equal to v minus u upon t। a is equal to v minus u upon t क्या होता है? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कैसे? मेरी उम्र आज 15 साल है, ठीक है। अब से कुछ समय पहले मेरी उम्र जो है वो 10 साल थी, ठीक है। तो मेरी एज में चेंज कितना आया? मेरी उम्र, एज जो है वो आज 15 साल है, आज से कुछ टाइम पहले 10 साल थी। अब कितना चेंज आ गया? 5 इयर्स का। कैसे बताया? कैसे बताया? माइनस करा किस में से? जो मेरी अब फाइनल एज है ना, फाइनल एज मतलब जो आज मेरी एज है और जो मेरी प्रीवियस एज थी, आज वाली में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो चेंज आ गया, ठीक है। अब वही काम ये है कि ये है फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल ये तो बाद वाली वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआत वाली वेलोसिटी। तो बाद वाली वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा, टाइम से डिवाइड करा, तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिएगा, मैं जानता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखिएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस यू को अगर इधर ले आऊंगा तो प्लस का यू बन जाएगा, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। राइट हैंड साइड जो v है, व्यू u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी लिखा हुआ है, इस पूरे v को इधर लिख दो और u प्लस ए टी को पूरे को इधर ले आओ। मतलब इधर वाली चीज को इधर लिख दिया जाए और उसी टाइम इधर वाली चीज को इधर ले आया जाए, मतलब इक्वेशन को पलट कर लिख दिया जाए, तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पलट कर लिख सकते हैं हम। तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी बोलो या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का प्रूव हो गया। समझ में आ गया?
तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूव करने के लिए सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद रखनी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v की वैल्यू निकाल लें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। तब मुझे एक चीज पूछनी है कि हम इस इक्वेशन को यूज कब करते हैं? इस इक्वेशन को हम तब यूज करते हैं जैसे मान लीजिए मेरे को कोई भी मोशन वाला कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दे रखी हो, एक्सेलरेशन मतलब a दे रखा हो और टाइम दे रखा हो। अगर ये तीन वैल्यूज गिवन है और चौथा अननोन है वेरिएबल, तो फिर मैं v कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से। मतलब हमें ये देखना होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास इन चारों टर्म्स में से v, u, a और t, इसमें से कोई तीन वैल्यूज दे रखी हो और चौथी वैल्यू निकालनी हो, तब इसको यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा उन्होंने कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए यानी कि कैपिटल एस, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे लिए फिर ये फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल बेकार की है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में एस आता ही नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में एस वाली टर्म नहीं है। तो फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। समझ गए? यस सर। तो अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हुआ, फिर बात करेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन के प्रूफ की। एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, वी नो दैट average velocity इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, याद रखना। ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर एवरेज स्पीड की बात करी जाएगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी होता है यू प्लस वी अपॉन टू। ठीक, अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, सो डिस्प्लेसमेंट is equal to average velocity into time taken। अब आप ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है, वो तो सुना था, एवरेज वेलोसिटी क्यों यहाँ पर आप इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, जब वेलोसिटी की बात करी जाती है तो इसका मतलब मेरे को पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे रखा है और मेरे को बता रखा है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मेरी वेलोसिटी फिक्स रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली। लेकिन ये जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी कि यहाँ वेलोसिटी सेम नहीं रहने वाली, यहाँ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव हो रहा है तो लगातार वेलोसिटी यानी कि आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, नेगेटिव हो रहा है तो लगातार स्पीड घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब मैं एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूंगा तो एक फिक्स वेलोसिटी नहीं रहने वाली, वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। मान लीजिए मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ, रेड लाइट आएगी, जो ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो जैसे ही अगर मेरे को रेड लाइट मिलेगी तो मेरे को स्कूटर अपना रोकना पड़ेगा। जब मैं स्कूटर रोकूंगा तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी अब जीरो हो गई। फिर क्या हुआ, फिर मेरे को लगता है, मैं घड़ी देखता हूँ कि अरे अब तो मैं स्कूल को लेट हो रहा हूँ, तो फिर मेरे को स्कूटर थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा, मैं थोड़ा तेज स्पीड बढ़ा लूंगा, तो स्पीड मेरी 60 हो गई, 70 हो गई, तो तेज स्पीड पर चला रहे हैं हम। फिर लगा कि नहीं अब स्कूल का गेट आने वाला है, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर ली, तो 10 हो गई, 20 हो गई, तो स्पीड लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, स्पीड मतलब एक तरह से वेलोसिटी विद वेलोसिटी को ही स्पीड बोलते हैं, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब ऐसे में मेरे पास कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं है तो फिर मैं एवरेज वेलोसिटी लेकर चलूंगा, एवरेज मतलब उसकी मीन वैल्यू। ठीक है,
अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस, एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम टेकन क्या है, स्मॉल टी। एस इज इक्वल टू, u को तो u ही रहने दो, और ये जो v है, v को क्या बोलेंगे, u प्लस ए टी, बिकॉज ये मैंने अभी अभी प्रूव करा है ना। तो v की जगह मैं यहां पर लिख दूंगा u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। फिर न्यूमरेटर में मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने v की जगह u प्लस ए टी लिखा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो u प्लस v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी, बिकॉज ये मैं प्रूव कर चुका हूँ फर्स्ट इक्वेशन में कि v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है। अब u प्लस यू कितना हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म दे रखी है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल u बचा, तो इसको मैं बोलूंगा s इज इक्वल टू, यहां केवल u बचा, u मल्टीप्लाइड बाई टी क्या हो गया, ut प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, हाफ को अलग करके लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गई। बताइए जी, समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद यस ठीक है, सर। ओके ओके बेटा, ओके ओके। अगला देखते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखेंगे। अब थर्ड इक्वेशन में मुझे क्या करना है, जैसे हमें यहां पर एक चीज पता चली कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये होता है। सिंस s is equal to u plus v by 2 multiplied by t, it implies that s is equal to, ये जो u plus v है ना, इसको पलट कर लिख दो v plus u अपॉन 2 लिखा जा सकता है। भाई 2 प्लस 3 लिख दो तो भी 5 है, 5, और आप 3 प्लस 2 लिख दो तो भी 5 है, तो पलट कर लिख दिया v प्लस यू। क्यों लिखा अभी बताता हूँ। मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ लिख दीजिए v माइनस यू अपॉन ए, और इधर एक छोटा सा बॉक्स बना देना, यहाँ पर साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर लिख देना, सिंस फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, यही तो फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, ए टी को इधर ही रहने दो और u को उधर ले जाओ, क्या हो गया v माइनस यू। तो t की वैल्यू क्या हो गई बेटा, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये साइड में बॉक्स में क्यों लिखा है मैंने, कि मैंने स्मॉल टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए यूज करा है यहाँ पर, ये चीज मैंने यहाँ यूज करी है। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब आप ये देखिएगा sir. कि फर्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसको याद रखने के लिए मुझे क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v माइनस यू अपॉन टी, सीधा सीधा, और फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन के प्रूफ में मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बोले तो s, एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है। इसको v जो है, v में फिर आपको u प्लस ए टी डालना है, v में u प्लस ए टी डालते ही फिर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, करते करते ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, बस एक्सपैंड करना है। क्लियर है इतना। उसके बाद मैं ये जो फंडा लेकर चला हूं, मुझे यही फंडा थर्ड इक्वेशन में लेकर चलना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में मैंने v की जगह u प्लस ए टी लिखा था, यहां नहीं करना वो काम, यहां पर u प्लस वी था, बस इसको पलटकर v प्लस यू लिख दिया, और ये जो t था, इस t को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके t की वैल्यू निकाली। तो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू आ रही है v माइनस यू अपॉन ए। ऐसा क्यों करा, u प्लस वी को v प्लस यू क्यों करा, क्यों करा ऐसा,
क्योंकि v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, अभी मैथ्स में कराया आपने एक आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? अरे आज पेपर देकर आए हो, बताओ। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बड़ा टफ पूछ लिया, बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? सर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बहुत माइनस बढ़िया, बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ गए? ठीक है, तो यहां से हो गया s इज इक्वल टू न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर मतलब 2a, तो 2a अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 2a इंटू एस, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओगे तो प्लस का यू स्क्वायर बन जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर है ये इधर लिखा हुआ है, इसको इधर लिख दो, यू स्क्वायर प्लस 2as इधर लिखा हुआ है, इधर लिख दो। जब दोनों ही चीज को पलट देते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, जब इधर का इधर और इधर का इधर दोनों कर देते हैं तब साइन चेंज नहीं होते। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड दिस वाज माय थर्ड इक्वेशन, ये भी प्रूव हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? दोबारा यस बताते हैं? सर। यस सर। ठीक है जी, तो आप ये देखिए सेकंड इक्वेशन के प्रूव के लिए मुझे यहाँ से कहानी शुरू करनी है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद v की जगह मैं डाल दूंगा u प्लस ए टी। आगे की कहानी बेहद आसान है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आगे कुछ भी नहीं है। बस ये चीज थी, u प्लस यू कितना हो गया? 2u प्लस ए टी अपॉन टू, टी को छेड़ ही नहीं रहे हैं, टी एज इट इज चलता जा रहा है, टी को छेड़ना ही नहीं है इसमें। अब u प्लस यू हो गया 2u, ये हो गया 80, 2u प्लस 80, फिर इनको स्प्लिट कर दिया, मतलब 2u अपॉन टू प्लस 80 अपॉन टू, स्प्लिट करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कर दिया। उसके बाद 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? केवल u, प्लस यहाँ क्या बचा? 80 अपॉन टू। यहाँ तक समझ गए? हाँ, उसके बाद देखिएगा ये u t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया? ut। ठीक है, 80 बाई टू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 इंटू टी क्या हो गया? 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर अपॉन टू, फिर इसमें से जो ये अपॉन टू वाला है इसको हाफ करके मैं अलग लिख सकता हूँ, हाफ 80 स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी तरीके से बताते हैं टीचर्स भी कि यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, मतलब हाफ को अलग करके लिखना है, बात वही है। ये समझ में आ गया? अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन में भी मेरे को यही चीज लेकर चलनी है। यहाँ मैंने टी को छेड़ा नहीं था, जैसा था वैसा ही था, यहाँ पर मैं टी को छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? यहाँ छेड़ेंगे नहीं और यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। तो हमने क्या करा कि u प्लस वी बाई टू है, u प्लस वी बाई टू, अब टी का ही इलाज करना है यहाँ पर। वहां पर टी को कह दिया था चल बेटा तू आराम कर, लेकिन यहाँ पर टी को पकड़ के चलेंगे। तो u प्लस वी का मैंने पलट कर लिख दिया v प्लस यू अपॉन टू, और यहाँ पर t की जगह मैं क्या लिख दूंगा? v माइनस यू अपॉन ए। ये कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन से। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, हर बच्चे को याद रहना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना हो गया? 2a, 2a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2as, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस इधर आया तो प्लस का यू स्क्वायर बन गया, यू स्क्वायर प्लस 2s, इस पूरे को इधर लिख दिया और इस पूरे को इधर लिख दिया, तो साइन चेंज नहीं होते। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया प्रूफ। समझ गए? बताओ भाई, यश क्लियर है? चलिए जी आगे चल रहे हैं, बताइए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, यशिका, विदार, यस प्रिया, सर। यस सर। आन्या, देवांश, सभी को क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलिए जी, अब क्या करना है? अब फोकस इन्हीं 3 इक्वेशंस पर रखना है। इक्वेशन मेरी यही 3 है। यहाँ तो मैंने जितना भी मेरे को मैथ्स का आता था वो मैंने लगा दिया, अब हम उस चीज को छोड़ देते हैं, अब इसको ग्राफिकली प्रूव करते हैं। ये था मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक? तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ग्राफिकल प्रूफ भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, और लिखेंगे graphical method to prove equations of motion
अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशंस के लिए मेरे को 3 ग्राफ नहीं बनाने, ग्राफ एक ही बनाना है, उसी से तीनों इक्वेशन प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, ग्राफ देखिएगा कैसे बनाएंगे। इधर तो लेंगे हम एक्स एक्सिस पर लेंगे बेटा टाइम, और वाई एक्सिस पर लेंगे वेलोसिटी। हम ना बैठे हुए हैं और स्कूटर चला रहे हैं। स्कूटर सीधी बात है रेस्ट में ही खड़ा रहता है हमेशा। स्कूटर को हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट करके चलना शुरू करा। अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि कुछ नहीं पता मेरे को कहीं जाना है बस, तो मैंने चलना शुरू कर दिया, बस स्कूटर पर जा रहा हूँ कहीं। फिर एकदम से दिमाग में आया, नहीं भाई मैं अपना मोशन एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी देर में कितनी दूरी कवर करी, अभी तक तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ बेफिक्र। तो इसका मतलब जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपने मोशन को एनालाइज करना है, यानी कि मोशन को स्टडी करना है, तो तब मैंने क्या करा, पॉकेट में से स्टॉप वॉच निकाली या मोबाइल फ़ोन निकाला, उसमें स्टॉप वॉच होती है, हमने स्टॉप वॉच ऑन करी। स्टॉप वॉच ऑन करने का मतलब क्या है कि अब आपने टाइम को 0 पर सेट कर दिया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो टाइम कभी भी 0 नहीं होता, टाइम कभी भी 0 नहीं होता, टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आज हमारे 4 बाल सफ़ेद हैं, कल को हमारे 6 बाल हो जाएंगे सफ़ेद, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता, आप बैक में नहीं जा सकते। तो इसी वजह से टाइम को आप कहें कि 0 पर सेट कर दें, नहीं जी, ये काम नहीं हो सकता। उस पर रिसर्च चल रहे हैं दुनिया भर में, टाइम मशीन पर चल रहा है काम, कि टाइम को रोकने का तरीका, टाइम को रिवर्स करने का तरीका। मैं वेलोसिटी बढ़ा सकता हूँ, मैं वेलोसिटी घटा सकता हूँ, एक्सेलरेशन बढ़ा सकता हूँ, एक्सेलरेशन घटा सकता हूँ, लेंथ इंक्रीज करी जा सकती है, डिक्रीज करी जा सकती है। भाई टाइम को क्यों नहीं कर सकते? टाइम इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो सुना है ना, 3 डायमेंशनल मूवी देखते हैं, 3D फिल्म, चश्मा लगाकर, तो उसमें क्या दिखाई देता है, जो हीरो हीरोइन होते हैं उनकी लेंथ भी दिखाई देगी, मतलब वो एक तरह से देखा जाए कितने चौड़े हैं, उनकी हाइट भी दिखाई देगी। तो ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है ये क्या है, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो उनकी हाइट वाला है ये क्या है, वाई एक्सिस। और ये वाला हिस्सा है कि वो मोटे कितने हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है जेड एक्सिस। तो 3 एक्सेस होते हैं, 3 डायमेंशनल एक्सेस, थ्री एक्सेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशंस। इसीलिए उस मूवी को 3 डायमेंशनल मूवी बोला जाता है। तो हम ये देख सकते हैं। वहीं अगर कोई पोस्टर लगा हुआ है तो पोस्टर में मैं क्या करूँगा, पोस्टर में मैं कोई फिल्म स्टार बना हुआ है, मैं फिल्म स्टार को ये देख सकता हूँ कि ये चौड़ा कितना है, ये लंबा कितना है, वो मोटा कितना है। अगर वो ऐसे फ्रंट में खड़ा हुआ है तो मैं नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 ही डायमेंशन है मेरे पास, एक्स और वाई। ऐसे ही दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, चौथी डायमेंशन होती है टाइम। टाइम को चेंज करा जा सकता है क्या? तो आपने सुना भी होगा, कई साइंटिफिक फिक्शन वाली फिल्म्स भी देखी होंगी, टाइम मशीन वाली फिल्में। टाइम मशीन में बैठे चले गए पुराने टाइम में, है ना, या फिर टाइम मशीन में बैठे पहुंच गए 2050 में। अभी 2021 चल रहा है, 2050 में पहुंच गए, ठीक। तो फिर वो बैठा कोई और वो जैसे 2050 में निकला, रहे मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, मेरे से तो चला नहीं जा रहा ठीक से। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ऐसी कई फिल्में हॉलीवुड में भी हैं, 2-4 बॉलीवुड में भी बनी हैं ऐसी फिल्में। तो खैर ये पूरी लंबी कहानी कभी बाद में डिस्कस करेंगे। हम ये कहते हैं टाइम भी एक डायमेंशन है, ये प्रूव हो चुका है, टाइम एक डायमेंशन है, लेकिन उसको रोकने का तरीका किसी के पास नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि हम जा रहे थे स्कूटर पे, हमने एकदम से ये बोला मोशन को एनालाइज करना है, मोशन को एनालाइज करना है, पॉकेट में से स्टॉप वॉच निकाली, स्टॉप वॉच को ऑन करा, नाउ टाइम इज 0। जब टाइम 0 था, मतलब जब आपने मोशन अपना स्टार्ट करा एनालाइज करना, तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, जो भी थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं u, ठीक है। तो जब हमारा टाइम, ये टाइम, जब ये टाइम 0 था तो उस टाइम वाली वेलोसिटी को बोल दिया u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। उस टाइम आपका स्कूटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा था, तो वही इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि टाइम निकल चुका है, मैं पुरानी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता। तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टॉप वॉच ऑन करा, तो अब हमारी वेलोसिटी कितनी है, अब हमारी वेलोसिटी u है। लगातार एक्सेलरेशन होता जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करता हूँ, मतलब बैठा हुआ हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, कि आज तो 100 पर चलाना है मेरे को, तो चलाते जा रहे हैं पूरी तेज, ठीक। तो हमने ऐसे करा, ये क्या है, ये है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ धीरे 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 मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो फाइनली माय वेलोसिटी हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी कॉल इट v।
फाइनल वेलोसिटी को मैं v बोल देता हूं, v, ठीक है। बस मेरा मोशन यहीं तक है। उसके बाद मैंने ये कहा कि अब या तो स्कूटर ही संभाल ले बेटा या स्टॉप वॉच संभाल ले, गिरेगा, अब स्पीड बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो फटाफट स्टॉप वॉच को जेब में डाला और मोशन को अपना एनालिसिस वहीं बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि ये हमारा हो गया यहाँ पर टाइम t। तो मतलब मैंने टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना भी। मैंने टी टाइम में अपनी वेलोसिटी u से बढ़ाकर कहाँ तक पहुंचा दी, v तक, बस इतना। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है कैपिटल, सॉरी, स्मॉल ए। ये हर ब्लॉक में 2-3 बदमाश बच्चे होते हैं। दोस्ती बड़ी पक्की होती है इनकी, पूछ लो बताएंगे ही नहीं, हमें नहीं पता, हम तो थे ही नहीं उस टाइम यहाँ पर, पता नहीं कौन अलार्म बजा के भाग गया, मैं नहीं जानता। मैं तो अंकल अभी अभी आया हूँ, मेरे को तो कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पर आए हुए, मैं तो पहले कहीं और रहता था। चलिए अब देखिए, अब मैं ये कहूँगा कि हमें ना एक फंडा याद रखना है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप गिव्स मी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमको वेलोसिटी मिलती है। दो चीजें याद रहेंगी, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताऊंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो दैट गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा। तो इधर है फर्स्ट इक्वेशन, मैथमेटिकल मेथड में भी मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया था, यहां पर भी एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, स्मॉल ए। स्लोप कैसे निकलेगा इसका, क्या करें, देखिए ग्राफ तो ये है यहां से यहां तक, तो इसको ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं बेटा इस पर। ये ओरिजिन है, इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए ए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी, इसको बोल दीजिए सी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए डी। ओ ए बी सी डी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जब स्लोप निकालेंगे तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है कि हमारी वेलोसिटी, हमने क्या स्टडी करा कि टी टाइम में हमारी वेलोसिटी यू से बढ़कर और वी तक पहुंच गई, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, बीसी, एंड बेस इज व्हाट, एसी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज बीसी एंड बेस इज एसी। परपेंडिकुलर इज बीसी एंड बेस इज एसी। ए इज इक्वल टू, स्मॉल ए इज इक्वल टू, अब ये बीसी क्या है, अब ध्यान से समझिएगा बेटा सभी बच्चे, ये बीसी का मतलब क्या, देखो यहां से ओ से लेकर ए तक वाली दूरी और ऐसे ही डी से लेकर बी तक वाला जो लेंथ है सेम होगा, क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनल फिगर है। तो यहां पर ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये होगी। तो बी डी, बी से लेकर डी तक वाली लेंथ कितनी हो गई, वी, भाई 0 से वी तक वी हो गया ना, तो बी से डी वाली लेंथ हो गई वी। और जैसे ये ओ ए है, ओ ए यू है, तो इसका मतलब सी डी की लेंथ भी यू हो गई। तो सी डी हमारे पास यू हो गया क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो जितना ये लेंथ है ये यू है, तो ये भी यू हो गया। इतना सब बच्चों को क्लियर है, बताइए। Sir, please explain it again. हाँ जी, दोबारा बताते हैं, सुनिए।
हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ये वाला जो है O और ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ, जब यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ v है, मतलब वेलोसिटी v है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो v ही होगा, सेम ही तो हाइट है, समझ गए? यस सर। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो BD है, BD विल बी ट्रीटेड लाइक द सेम वे, मतलब ये भी v होगा, और जो CD है, CD भी हमारा u होगा, जैसे कि OA जो है वो u है, ऐसे ही CD भी u होगा, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि BC को मैं क्या कह सकता हूँ, इस BC को, ये जो पूरी लेंथ है BD, इस पूरी लेंथ में से ये छोटी वाली लेंथ CD सब्ट्रैक्ट कर दो तो BC बचेगा। दोबारा समझिए, ये जो पूरी लेंथ है BD, इस पूरी लेंथ BD में से ये नीचे का CD सब्ट्रैक्ट कर दो तो BC बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो BC Yes, क्या sir. हो जाएगा? हाँ जी, तो BC क्या हो गया? BC मतलब सिर्फ इतना, ये क्या हो गया? BD माइनस CD अपॉन AC। AC मतलब यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ, तो यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ क्या है? T। भाई 0 से T तक लेंथ कितनी होगी? T, तो ये टाइम T है। अब देखिएगा BD कितना है, BD कितना V और CD कितना U, तो ये तो वही बन गया V माइनस यू अपॉन T। अब T को इधर ले आओ, AT इज इक्वल टू V माइनस यू को इधर ले आओ तो प्लस का U प्लस AT, और इधर V, अब V को इधर लिख लो, U प्लस AT को इधर लिख लो, हो गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। बताइए बेटा, सबको क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी, उसके बाद अगला देखता हूं मैं, सेकंड इक्वेशन। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना, तो उसमें चाहे आप डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात होती है। तो मैंने इस वाले फिगर में कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि हम कहीं मुड़ रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, कहीं भी नहीं, हम स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात होती है। तो यहां पर हम ये कहेंगे, हेडिंग डालिएगा सेकंड इक्वेशन। इसमें लिखें वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट is equal to area under VT ग्राफ। VT मतलब वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? S, और एरिया अंडर VT ग्राफ, ये इसके नीचे का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया ऐड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा इसके नीचे वाला। ये तो ट्राइंगल हो गया, और ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। अब जरा देखिएगा, जब मैं ट्राइंगल BCA की बात करता हूं तो बेटा राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जब राइट ट्राइंगल है मतलब 90 डिग्री का एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है बेटा BCA का? AC, और हाइट कितना है? BC, तो हाफ इंटू AC इंटू BC प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? OD, और ब्रेथ कितना है? CD। OD इंटू CD बोल दो, OD इंटू CD। तो S इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ। अब जरा देखें AC क्या है यहाँ पर? A से लेकर C तक वाली लेंथ वही तो होगी जो O से T तक की लेंथ है, मतलब T है ना। तो AC की जगह आ गया T। फिर देखिए BC कितना है? BC
BC क्या है, V माइनस U। BC में यहाँ पर भी तो निकाल चुका हूँ, BC क्या आया था, BD माइनस CD यानी कि V माइनस U। तो BC की जगह लिखेंगे V माइनस U प्लस OD इंटू CD। अभी देखिए OD कितना है ये OD है T और CD कितना है U, तो T इंटू U। अब सेकंड इक्वेशन मुझे पहले से ही पता है कि उसमें V की कोई ज़रूरत नहीं है, V वाली टर्म की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, या चलो छोड़ो, V माइनस यू है ना। तो आप मुझे बस एक बात बताओ, S इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई टी, V माइनस यू क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में देख लो, V माइनस यू क्या होता है 80 है ना, 80। तो लिख दो 80 लिख दो, V माइनस यू की जगह मैंने 80 लिख दिया। और प्लस T इंटू यू क्या हो गया UT, तो T इंटू 80 क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, UT को पहले लिख दो और इस हाफ 80 स्क्वायर को बाद में लिख दो। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही हमारा सेकंड इक्वेशन यही थी। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। यस सर। हाँ दोबारा, कुछ नहीं, ग्राफ विल रिमेन द सेम, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सेम ग्राफ, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम ग्राफ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन की। मैं ये मिटा रहा हूं यहां से, यही वाला फंडा ये लेकर चलेंगे। सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या करा था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वही लिखेंगे थर्ड इक्वेशन में भी। We know that displacement is equal to area under VT ग्राफ, यही जो मैंने अभी अभी लिखा था सेकंड इक्वेशन में, वही चीज थर्ड इक्वेशन में लिख दो दोबारा। डिस्प्लेसमेंट इज एस। अब मैंने क्या करा था, मैंने सेकंड इक्वेशन में जो फंडा लगाया था वो ये था कि हमने ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दिया था। ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये ओ ए बी डी, इस पूरी फिगर को मैं ट्रेपेजियम बोल सकता हूँ। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड तो पैरेलल होती हैं, बाकी की दो साइड पैरेलल नहीं होती। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये ओ ए और बी डी ये तो पैरेलल है, लेकिन ये देखो ये तो ऐसे टेढ़ी लाइन है और ये इस तरीके की लाइन है, तो ये वाली ए बी और ओ डी, ए बी और ओ डी ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है। तो ऐसा ही फिगर जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और बाकी की दो साइड पैरेलल नहीं होती, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ये बीच का सी अब गायब कर दो। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है। तो यहां लिखूंगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डिस्टेंस जो निकाला जाता है ना, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिएगा कैसे करेंगे, हाफ, और जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी हैं, एक तो है ओ ए और एक है बी डी, तो लिखे ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ओ ए और बी डी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ओ डी, और ओ डी क्या है
टी के बराबर, स्मॉल टी के बराबर, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं यश? अब देखिएगा S इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, कितना है? ओ ए है U, और बी डी कितना है? पूरा का पूरा V, तो लिख दो V प्लस यू, मल्टीप्लाइड बाई ओ डी कितना है? T। S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई V प्लस यू, और टाइम क्या होता है? V माइनस यू अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन से। बिल्कुल वही तरीका जो मैथमेटिकल मेथड में करा था कि टी को क्या लिख देंगे अब? v माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। बेटा सभी को क्लियर है? बताएं ऑनलाइन वाले। यस सर। देवांश, Yes. प्रिया, यशिका, सिमर, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नहीं किसी को समझ में आया हो तो बताना बेटा। फिर वही काम है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 इंटू ए क्या हो जाएगा? 2a। अब 2a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूं। ये कर लिया था ना सबने सेकंड वाला? Yes, sir. ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे तो हो गया। अब क्या है? माइनस का यू स्क्वायर इधर ले आए, प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब यू स्क्वायर प्लस 2as को इधर लिख लो, वी स्क्वायर को इधर लिख लो। ये हो गया जी प्रूफ। तो ये था ग्राफिकल मेथड टू प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, एक आपके में कल जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पूछ रहे हैं ना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी डेफिनेशन आती है तुम्हें? डेफिनेशन याद कर लेना। एक तो डेफिनेशन जो है 1 मार्कर में पूछी जा सकती है। डेफिनेशन ये होती है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless some external force is applied on it. A body continues to be in its state of rest. एक बॉडी अगर रेस्ट में बैठी है ना, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। मैं रेस्ट में बैठा हुआ हूँ तो मेरा मन करेगा कोई मुझे छेड़े ना, मुझे आराम करने दे। अगर मैं चल रहा हूँ, दौड़ता जा रहा हूँ, तो फिर मेरा मन करेगा मैं रुकूँ ना, मैं दौड़ता ही जाऊँ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। A body continues to be in its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही चलती रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी वो बॉडी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी until and unless some external forces applied on it. कोई बॉडी अगर चल रही है, जैसे मान लीजिए मैंने बॉल को लिया, बॉल को फेंका, तो अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, या तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली यही एनसीईआरटी में लिखी हुई है, या फिर ज्यादा जो चांसेस हैं वो ये हैं कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कैसे? A body continues to be in its state of rest until and unless some external force is applied on it. You are a cricketer and you are playing cricket. आपने बॉल को हिट करा, बॉल जा रही है, तो आपसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि वो बॉल रुकी क्यों? तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि नहीं वो थोड़ी देर बाद ना रुक जाती है, बॉल की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये नहीं, आप ये कहेंगे एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन A body continues to be in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। तो जब आपने बॉल को लिया और बॉल को फेंका, तो बॉल अब मोशन में है, तो बॉल रुकना नहीं चाहेगी, बॉल रुकना नहीं चाहेगी, बॉल चाहेगी मैं चलती रहूं, चलती रहूं, चलती रहूं। लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तभी वो रुकेगी, नहीं तो रुकेगी नहीं। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर बॉल सीधा सीधा जा रही है तो फ्रिक्शन जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए? तो फ्रिक्शन उसको वहां पर रोक रहा है। एक बड़ा फेमस एग्जांपल, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन टीचर्स का, आप बस में बैठे हुए हो, बस रुकी हुई है, ड्राइवर ने एकदम स्टार्ट करी, झटके से बस को उसने भगा दिया, तो आपको पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? आप इसका आंसर भी देंगे कि एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप रेस्ट में बैठे हुए थे, योर बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट में ही थी, ठीक है, लेकिन
जो आपकी बॉटम है, आपके हिप्स हैं, आपकी थाइज हैं, वो बस की सीट के साथ चिपके हुए हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं उस पर। लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है वो नहीं, वो टिका हुआ नहीं है, वो ऐसे ही है। तो आपका जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन बस की बॉडी के साथ अब अटैच्ड है क्योंकि वो चिपका हुआ है। आपके पैर बस के फ्लोर पर है, आपके हिप्स और आपकी जो थाइज हैं वो जो है वो बस की सीट पर चिपकी हुई हैं। तो जैसे ही बस चलेगी तो बस के साथ आपका लोअर पोर्शन तो चल पड़ेगा आगे की तरफ, लेकिन अपर पोर्शन तो हवा में था, है ना। तो अपर पोर्शन इस वजह से पीछे की तरफ रह जाएगा कि अपर पोर्शन पीछे रह गया और लोअर पोर्शन आगे निकल गया। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो चूंकि आपस में जुड़ी हुई है, तो इस वजह से हम फिर ऐसे करके आगे आ जाते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले Yes, बच्चे sir. बताइए, है ना। Yes, sir. अब उल्टा, अब इसका उल्टा, बस चल रही है, बस चल रही है, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो हमको आगे को झटका क्यों लगता है? अब क्या है, आप समझा सकते हैं। As per Newton's first law of motion, my body was in the state of motion and it tends to be in its state of motion. मतलब बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। आपने ब्रेक लगा दिए तो हुआ क्या, हमारा जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, कमर से नीचे का पूरा पोर्शन, वो चेयर से और फ्लोर से चिपका हुआ है। चिपका हुआ मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब उस पर हमने उसको अटैच्ड है एक तरह से। तो वो तो मोशन में था, है ना। ब्रेक लगा दिए और जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन वो उससे अटैच्ड नहीं था, बस की बॉडी के साथ अटैच्ड नहीं था। तो कभी भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि जब भी बस रुकती है ना तो हमारा जो अपर पोर्शन है वो आगे की तरफ जाता है। लोअर पोर्शन ये नहीं कि आप सीट से निकल के बाहर भाग गए, ऐसा नहीं होता। सीट पर तो चिपके रहते हो, ठीक है। हुआ है ना सभी के साथ ये काम, कई बार हुआ होगा। फिर वो ड्राइवर गाली देता है, यार पागल बीच में आ गया बेवकूफ, है ना, मेरे को ब्रेक लगाने पड़ गए। तो वो जो चीज होती है, तो क्या है कि आपका जो लोअर पोर्शन है वो बस के साथ चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ब्रेक लगते लोअर पोर्शन तो रुक गया, अपर पोर्शन नहीं रुका। लगे आगे जाके आप, अगर अपर पोर्शन आगे ही चलता जा रहा है, बस पीछे रह गई, आप लगे आगे। यही रूल है, यही रूल है। तो इसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ गए? क्यों भाई? Yes, sir. ये प्रैक्टिकली यही होता है, प्रैक्टिकली यही होता है कि जो भी आपका पोर्शन, और सेम चीज हॉर्स हॉर्स राइडर के साथ होती है। हॉर्स राइडर आगे को झुककर क्यों बैठता है? वो आगे को झुककर इसी वजह से बैठता है, और अपने दोनों जो हाथ हैं, जब हॉर्स तेजी से दौड़ता है तो उसकी दोनों कोहनियां कभी देखना जॉकी की, वो अपनी घोड़े की जो गर्दन होती है, घोड़े की गर्दन से चिपका लेता है। जो दोनों उसका वो होता है ना, जो पकड़ने वाला जो चीज होती है, उसको दोनों को पकड़ पकड़ के रखता है और ज्यादा नजदीक से पकड़ के रखता है, और जो कोहनियां है अपनी वो उसकी गर्दन से लगा लेता है और आगे झुक जाता है। क्यों? ताकि जो जॉकी है, जॉकी की बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन घोड़े के साथ चिपक के रहे। नहीं तो क्या होगा ना, उसकी बेचारे की गर्दन में स्प्रेन आ जाएगा, घोड़ा इतने झटके लगते हैं, घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बस याद रखना कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और मोशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मोशन वाला क्वेश्चन आए कि अचानक से कोई चीज गिर जाती है, अचानक से कोई चीज रुक जाती है, तो इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाओगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। बस ये लिख देना एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समझने का काम टीचर का है, वो समझ जाएगा अपने आप, ठीक। 1 या 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं इस पर। जो असल में कंसेप्ट है वो आपको मैंने समझा दिया, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए जी आगे फिर कल करते हैं। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।